Welcome friends, welcome to the education channel. Today we are going to see the current affairs and analysis for September 18th and 19th. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एजुकेशन चैनल पर। आज देखेंगे हम सितंबर 18th और 19th से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन। जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस और जो अब बिल बन गया है उससे रिलेटेड कंटिन्यूसली हम लोग कवर कर रहे थे। ये तीन जो एग्रीकल्चरल ऑर्डिनेंस थे जो फाइनली जो पार्लियामेंट का सेशन 14 से शुरू हुआ है उसमें टेबल किया गया है एज अ बिल। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो मिनिस्टर हैं हरसिमरत कौर, उन्होंने कैबिनेट से रेजिग्नेशन दिया है जो एक्सेप्ट भी कर लिया गया है इस एग्रीकल्चर बिल्स के अपोजिशन में। बात करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा भी आगे एग्रीकल्चरल क्या ये एग्रीकल्चरल तीन बिल है और क्या इसका डिस्प्यूट है। नेक्स्ट विल सी द नेक्स्ट न्यूज़। ये एग्रीकल्चरल जो बिल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं और लगातार इसको हम लोग कवर भी किया है, एक डिटेल में इसका सेशन भी हम करेंगे। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू एडिटोरियल ऑफ सितंबर 18th। क्या है ये रिलेटेड है वैक्सीन से। ये भी मैं लगातार कवर कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ है पुणे, उसने शुरू किया था जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन है उसके ट्रायल के लिए। एंड देन रिसेंटली अभी न्यूज़ आई थी जो स्पुतनिक 5 वैक्सीन है रशिया की, उसके ट्रायल के लिए डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी के साथ में पार्टनरशिप किया है RDIF ने, रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा। सो ये 2 वैक्सीन भारत में जिनका ट्रायल चल रहा है या ट्रायल शुरू होना है। सो व्हाट दिस राइटर इज सेइंग इज़ दैट कि वैक्सीन बनाने में चाहे कितना भी समय लगे, हो सकता है ज़्यादा समय लगे, बट इट शुड बी रिलायबल। फेज़ 1, 2 एंड 3 उसके सही ढंग से बाय फॉलोइंग द प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए। सो दैट इज़ व्हाट दिस इज सेइंग। नेक्स्ट विल सी ये है एक और वैक्सीन है कोवैक्सीन, किनके द्वारा, भारत बायोटेक के द्वारा। इसको भी ये भी फेज़ 2 के ट्रायल में है एंड दिस इज़ बाय जाइडस कैडिला। तो ये जो वैक्सीन है इसका भी ट्रायल चल रहा है एंड द राइटर बेसिकली इज़ कंसर्न्ड कि जो भी वैक्सीन डेवलप हो वो सही ढंग से डेवलप हो एंड नॉट बिकॉज ऑफ वैक्सीन नेशनलिज्म या वैक्सीन राष्ट्रवाद, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कई कंट्रीज़ में होड़ लगी है, एक कंपटीशन है कि कौन सबसे पहले वैक्सीन प्रोड्यूस करेगा, बट उसमें ये ओवरसाइट नहीं होना चाहिए कि वैक्सीन रिलायबल हो। So that is one part. Now this editorial is related to climate and India's position in that. So अभी UN जो सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने कहा था कि इंडिया को अपनी कोल पे जो रिडक्शन एमिशन है वो रिड्यूस कर देना चाहिए बाय 45% 2030 तक। नाउ ये एक इम्पॉर्टेंट है एडिटोरियल, लेकिन इसको जानने के लिए आपका एनवायरमेंटल बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो मैं आपको इसमें 2-3 टर्मिनोलॉजी है वो पहले आप क्लियर करिए। एक है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC, इसको आप पढ़िए और मुझे बताइए कि व्हाट इज़ UNFCCC। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको जानना ज़रूरी है, अदरवाइज़ यू कैन जस्ट स्किप, अदरवाइज़ यू कैन जस्ट नो कि जो कार्बन जो एमिशन है उसके रिडक्शन के लिए कई कमिटीज़ या कई बातचीत हो चुकी है और उसमें ये एक था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है और जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको एक जो रिडक्शन एमिशंस हैं उसको कम करना है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उनका ये डिमांड था कि उनकी जो लायबिलिटी है वो डेवलप कंट्री जितनी सेटअप नहीं करनी चाहिए। तो ये प्रोसेस काफ़ी सालों से चल रहा है। आप UNFCCC के बारे में पढ़िए एंड देन उसके बाद आप पढ़िए जो कोपेनहेगन जो अकॉर्ड साइन किया गया था एनवायरमेंटल जो रिडक्शन से संबंधित, उसको आप जानिए। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ये पूरा टॉपिक है। अगर आपको समझ में आता है वेल एंड गुड, नहीं तो यू जस्ट राइट इन द कमेंट, तो मैं उसको और बेहतर से समझाऊंगा, क्योंकि इसको जानने के लिए आपको कई सारी चीज़ें जाननी पड़ेगी। शॉर्टकट इसमें आप नहीं ले सकते हो, इसकी पूरी एक हिस्ट्री है, पूरी हिस्ट्री को जानना पड़ेगा। सो जो एग्ज़ाम देने वाले हैं इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, और नौ एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इतना समझ ले कि एक यूनाइटेड नेशंस है और बहुत सारे जो अकॉर्ड्स हैं, बहुत सारे जो एग्रीमेंट्स हैं वो इस दिशा में काम कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की दिशा में। पहले ये था कि जो एमिशन होता है उससे जो ओजोन लेयर है वो ख़त्म हो सकता है, जिससे कि जो धरती का तापमान है वो बढ़ेगा, उससे बहुत सारी जो बर्फ़ है अंटार्कटिका और आर्कटिक की वो पिघल जाएगी। उस पिघलने से क्या होगा, पानी का स्तर समंदर में बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, वाटर लेवल, और उससे जो है पूरी धरती
जलमग्न हो जाएगी, सबमर्ज हो जाएगी, विल बी सबमर्ज इन वाटर, उससे जीवन खत्म हो जाएगा धरती पे। तो ये सब डर थे कि ऐसा हो सकता है, तो उससे रिलेटेड ये है। और उसको रोकने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जो कार्बन एमिशंस है, तो कार्बन किस तरीके से आएगा, कोल वगैरह का जब आप यूज़ करते हैं तो उससे आएगा। तो बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं कोल पावर प्लांट से न्यूक्लियर पावर प्लांट या जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसकी तरफ जाना शुरू कर दिया है, जैसे सोलर है, विंड है। तो ये इस तरीके के पूरा ये है, मैंने आपको बेसिक समरी बता दिया है। तो जो और जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो डिटेल में जितने भी इसके अकॉर्ड्स हुए हैं, जितने भी मीटिंग्स हुई हैं, सभी को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ ये क्या है, ये दिस इज़ अनदर वन वेरी इंपॉर्टेंट। ये है यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड। यूनाइटेड नेशंस की 75th सेशन होने वाला है और ये 1945 में गठित हुआ था। क्यों गठित हुआ था? आफ्टर वर्ल्ड वॉर II। और उससे पहले क्या कौन सा गठन हुआ था वर्ल्ड वॉर I के बाद में? लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन आप बताएंगे ज़रा कमेंट में कि क्यों फेल हो गया। और लीग ऑफ नेशन भी सिमिलर लाइंस पे बनाया गया था कि जितने भी देश हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो और उनके बीच में कोई भी अगर डिस्प्यूट्स रहता है तो डेट शुड बी रिजॉल्व एमिकेबली। लेकिन वैसा नहीं हुआ और लीग ऑफ नेशन फेल हो गया और वर्ल्ड वॉर II उसके बाद भी हो गया। तो जो हैं स्टूडेंट्स सब्सक्राइबर्स वो बताएंगे कि क्यों लीग ऑफ नेशन फेल हो गया। मीनवाइल हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन की। जो यूनाइटेड नेशन है वो अभी तक तो सक्सेसफुल रहा है इन टर्म्स ऑफ अवॉइडिंग एनी मेजर कॉन्फ्लिक्ट। और वर्ल्ड वॉर III नहीं हुआ, तो ये कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन जो है उसका भी रोल रहा है। लेकिन अब इस राइटर का ये कहना है कि 75 ईयर्स हो चुके हैं और नई रियलिटी है, नया जियोपॉलिटिकल सेटअप है और उस नए जियोपॉलिटिकल सेटअप में यूनाइटेड नेशन को चेंज होना चाहिए। क्योंकि 2-3 चीज़ों का नाम दिया। फॉर एग्जांपल 15 जो मेन कंट्रीज़ होती हैं, एक 5 परमानेंट और 10 टेम्प्रोरी सिक्योरिटी काउंसिल में, उस फॉर्मेट को चेंज करने की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ इसमें रिप्रेजेंटेशन है लेकिन सिर्फ 15 कंट्रीज़ हैं सिक्योरिटी काउंसिल की, 15 मेंबर है, वो चेंज करने की आवश्यकता है। दूसरा क्या चेंज करने की आवश्यकता है? दूसरा ये कि इस 15 मेंबर जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें सिर्फ 5 कंट्रीज़ हैं परमानेंट जो कि वीटो पावर है। नाउ इसमें वीटो पावर की कंट्रीज़ में G4 का एक नाम दिया गया है, ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया, जापान। तो राइटर ये कहते हैं और इंडिया का भी स्टैंड रहा है कि ऐसी कंट्रीज़ को वीटो पावर वाली जो पोजीशन है वो मिलनी चाहिए। इंडिया फॉर एग्जांपल बहुत ही जल्दी मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो जाएगी, सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश हो जाएगा चाइना को पीछे छोड़ के। तो भारत का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन उसमें नहीं हो पाता है और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें भी जो टर्म्स आते हैं काफ़ी टाइम लेट से आता है। सो दिस इज़ वन चेंजेस विच नीड्स टू बी डन इन यूनाइटेड नेशन। एक ये हो गया। दूसरी चीज़ होगी वीटो पावर की, वही मैंने आपको बता दिया। और उससे ही रिलेटेड बाकी जो है, बाकी भी कई उसके इंस्टीट्यूशंस हैं। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स हैं, कई बार जो यूनेस्को हो गया या बाकी हो गया उसको कंसिडर नहीं करता है या अंडरमाइन करता है। ऑब्वियसली जो यूनाइटेड नेशन है उसमें यूएस का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। सो यूएस के जो इंटरेस्ट है वो उसको चाहता है कि फेवर किया जाए। तो ये एक तो ये पर्सपेक्टिव हो गया कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशन में मोनोपोली टूटनी चाहिए, G4 को जगह मिलनी चाहिए और जो 15 जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं उनमें भी इंक्रीज़ होना चाहिए और वीटो पावर में या तो ख़त्म हो जाए या फिर वीटो पावर की जो कंट्रीज़ है वो इंक्रीज़ होना चाहिए। एक पर्सपेक्टिव मैंने आपको बता दिया। दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है? दूसरा पर्सपेक्टिव है इंडिया की पोजीशन। नाउ अभी इंडिया 2021 में एज अ नॉन परमानेंट मेंबर जो 10 मेंबर्स हैं उसमें ज्वाइन करेगा। और अभी जो भारत का सिलेक्शन हुआ, भारत 184 वोट्स भारत को मिले हैं। और राइटर ये कह रहे हैं कि भारत का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा कि ये जो रिफॉर्म्स हैं उसकी दिशा में काम करे। यूनाइटेड नेशंस में बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं, क्लाइमेट चेंज से लेके सिक्योरिटी से रिलेटेड, जिसमें भारत जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। सो दिस इज़ रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन से, यूनाइटेड नेशन इन जनरल एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। नाउ दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल ऑफ 18th ये रिलेटेड है जुडिशरी से, क्रिटिसिज्म द जुडिशरी एंड अ वर्ड ऑफ एडवाइस। तो ये इन्होंने लिखा है, ये बात करते हैं कि किस तरीके से जो प्रशांत भूषण का जो हुआ उसके बाद में
जो पूरी चीज़ों को इस तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच की दिशा से देखने की ज़रूरत है। और बहुत सारे जजमेंट्स, काफ़ी ज़्यादा जुडिशरी एक्टिव है, तो बहुत सारे जजमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। सो उन सभी को रिव्यू किया गया है और इस पे हम लगातार बात करते रहते हैं। तो जो ऐसे जिनको लगता है कि ऐसे के लिए मटेरियल चाहिए, वो इस एडिटोरियल को पढ़ लेंगे। और इन जनरल सेम चीज़ें रिपीट है और कुछ नया नॉलेज के हिसाब से नहीं है, लेकिन हाँ, राइटिंग के हिसाब से अगर कुछ अच्छे वर्ड्स या कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप इसको पढ़ लेंगे। ओके, नेक्स्ट वी विल सी क्वाड है। क्वाड के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस, इंडिया से रिलेटेड है और उनकी जल्द ही मीटिंग भी होने वाली है। ना ये क्वाड से रिलेटेड एक और न्यूज़ आ गई, मैं आपको ये क्लियर करता हूँ। ये अच्छा है, इसको नॉलेज के हिसाब से और कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। ना यूएस इंडिया रिलेशन से रिलेटेड है। यूएस ने ये कहा है कि इट वांट्स इंडिया को चाहता है कि वो साइन करे। क्या चीज़ साइन करे? बैका क्या है? बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पैटियल कोऑपरेशन। बैका कहाँ पे? जो नेक्स्ट इंडिया यूएस 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग होने जा रहा है अक्टूबर एंड में, वहाँ पे ये साइन करे। मैं बता चुका हूँ कि नवंबर में इलेक्शन है यूएस में। और दूसरा क्या होने वाला है? दूसरा ये होने जा रहा है कि क्वाड के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी मीटिंग है टोक्यो में। सो उन सभी में चाहता है कि भारत 2016 से भारत और अमेरिका के बीच में अब तक साइन हो चुका है। क्या क्या साइन हो चुका है? लेमोका साइन हो चुका है। लेमोका क्या है? लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। लॉजिस्टिक एक्सचेंज है। इसमें क्या है? इसका एग्जांपल मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया भी था। उसमें ये होगा कि जो तेल है, जो भारत के जो शिप हैं जो इसमें है इंडियन ओशियन में है या पैसिफिक ओशियन में चले जाते हैं, तो जहाँ जहाँ अमेरिका के बेस है वहाँ से भारत के शिप तेल ले सकते हैं, रिफ्यूल कर सकते हैं। उसी तरीके से जो अमेरिका के शिप्स हैं या वॉरशिप हैं वो तेल ले सकते हैं भारत के जहाँ जहाँ पोर्ट्स हैं। सो ये हो गया लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लेमोवा। फिर है द कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, कॉमकैसा, ये एग्रीमेंट है। और तीसरा एग्रीमेंट है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, GSO-MIA, ये भी साइन किया गया है। तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा मैरीटाइम सिक्योरिटी के टर्म्स में भारत और अमेरिका के बीच में बहुत अच्छी डील्स हुई है और उसका रिजल्ट्स भी काफ़ी मिल रहा है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना को अगर टैकल करना है इंडियन ओशियन पैसिफिक ओशियन में, देन ये जो क्वाड कंट्रीज़ है इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें एक इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन है लेमोवा, जिसमें कि आप अपने शिप्स को रिफ्यूल कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ गुड पॉइंट। अगर इंटरनेशनल तैयारी कर रहे हैं तो इंटरनेशनल रिलेशंस से इंपॉर्टेंट काफ़ी न्यूज़ है, आप लिख सकते हैं। ये सारे एग्रीमेंट्स, हो सकता है क्वेश्चन आ भी जाए कि कौन कौन से एग्रीमेंट्स भारत और अमेरिका के बीच में साइन हुए हैं। ओके, सो दैट्स वन पार्ट। नाउ यहाँ पे है सार्क की मीटिंग है। सार्क आपको पता होगा 8 कंट्रीज़ का ग्रुप्स हैं जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं। कौन सी है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का गठन किया गया था। और जब गठन किया गया था और जो शुरू में जो इसके गोल्स थे और शुरू में जो अचीवमेंट थी, उसके कंपैरेटिवली पिछले कुछ सालों में उतनी अचीवमेंट नहीं रही है बिकॉज ऑफ द वेरियस डिस्प्यूट्स जो भारत पाकिस्तान जो इसके मेंबर्स हैं उनके बीच के जो डिस्प्यूट्स हैं उसकी वजह से। लेकिन कंट्रीज़ कौन कौन सी है? कंट्रीज़ अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। और इंडिया इसका मेजर कंट्री था जो कि काफ़ी ज़्यादा फंड्स भी प्रोवाइड करता है इसमें। नाउ इसकी मीटिंग होनी है थ्रू वर्चुअल ई कॉन्फ्रेंसिंग या वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। और अभी हाल में एक SCO की जो मीटिंग थी वहाँ पे आपको मैंने बताया भी था, जो NSA थे अपने डोभाल, मिस्टर डोभाल, अजीत डोभाल, वहाँ पे वो वॉकआउट कर गए थे मीटिंग से। क्यों वॉकआउट कर गए थे? क्योंकि पाकिस्तान ने जो चेंज मैप अपने पूरे कश्मीर को, पूरे JNK को दिखाते हुए वहाँ पे किया था, और साथ ही साथ जो गुजरात का कुछ एरिया है उसको दिखाते हुए, और इसका इंडियन क्रीक, सर क्रीक का जो एरिया है उसको दिखाते हुए प्रोजेक्ट किया था। सो इंडिया के जो अजीत डोभाल है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उस मीटिंग से वॉकआउट कर गए थे। अगर आप इस चैनल पे लगातार करंट अफेयर्स फॉलोअप कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि मैंने एक पूरा डिटेल इसका कवर किया था जब पाकिस्तान ने बदला हुआ मैप, चेंज मैप प्रेजेंट किया था और पास किया था। तो मैंने आपको बताया था, विथ मैप आपको समझाया था कि कौन कौन सा एरिया, जूनागढ़ का एरिया, क्रीक का एरिया पाकिस्तान और कश्मीर का पूरा एरिया पाकिस्तान ने अपने मैप में दिखा दिया था। तो मैं ऑलरेडी इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पुराने वीडियोस में कवर कर चुका हूँ, तो होप आपको याद होगा। नहीं भी याद है तो मैंने आपको अभी समराइज़ कर दिया है। तो ये जो चेंज मैप है वो पाकिस्तान वहाँ पे यूज़ कर रहा था, तो उसके अगेंस्ट में
भारत ने विरोध में जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है वो वॉकआउट कर गए। तो उसी की वजह से ये इंसिडेंट दोबारा ना हो, उसी की वजह से इसमें हाई केयर लिया जा रहा है कि सार्क की मीटिंग में ऐसा कुछ ना हो। सो दैट इज़ वन पार्ट। सार्क इम्पॉर्टेंट है सार्क ना। ये आप देखिए, अब ये अटॉर्नी जनरल सेज नो टू कॉन्टेम्प्ट अगेंस्ट मिस्टर सरदेसाई। तो हमें इस न्यूज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो अटॉर्नी जनरल की पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, मैं ये बार बार ये क्वेश्चन पूछ चुका हूँ अपने चैनल पे, अटॉर्नी जनरल के बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कौन से आर्टिकल में डिफाइंड है, क्या उनकी पावर है। और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, उसके तहत अटॉर्नी जनरल की परमिशन वो लेनी ज़रूरी है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है तो इसको पढ़ लो, और कोई भी एक अगर एग्ज़ाम है तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस 100% आएंगे ही, बिकॉज इट्स टू मच इन न्यूज़। ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है, अटॉर्नी जनरल का उसमें क्या रोल है, सॉलिसिटर जनरल क्या है, ये आपको आना ही आना है। अच्छा, आप मेरे को ये बताइए, आप कमेंट में लिखेंगे कि क्या सॉलिसिटर जनरल के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई क्या डिफाइंड है। अटॉर्नी जनरल की पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान में लिखा गया, उसके बारे में क्या सॉलिसिटर जनरल के बारे में लिखा गया है, आप लिखेंगे कमेंट में बताएंगे। सो ये हो गया। उसके बाद में ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, मेंस के हिसाब से आपको ध्यान रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सभी हाई कोर्ट्स को निर्देशित किया है कि जितने भी पेंडिंग केसेस हैं, किनके अगेंस्ट, लेजिस्लेटर्स के अगेंस्ट, जो भी विधायक है, सांसद, उनके अगेंस्ट जो भी क्रिमिनल केसेस हैं, उनको सुनवाई करने के लिए स्पेशल बेंच गठित किया जाए और इनको कंक्लूड किया जाए। सो दैट्स वन पार्ट दैट्स रिलेटेड टू केसेस अगेंस्ट जो हमारे लेजिस्लेटर हैं वो। ना व्हाट इज़ दिस इज़ अनदर। अभी मैं देखो अभी मैं ये कह रहा था, बात कर रहा था पाकिस्तान के न्यू मैप में ना। पाकिस्तान एक अनदर एक्टिविटी करने जा रहा है जो गिलगित बाल्तिस्तान एरिया है, जिसको कि भारत पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहता है। और भारत का ये मानना है, इंडिया का, कि भारत का अभिन्न अंग है, JNK का पार्ट है, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे में है। तो पाकिस्तान ने ये कहा है कि उसको एलिवेट करके गिलगित बाल्तिस्तान जो है उसको फुल फ्लेज प्रोविंस बनाने जा रहा है। और अभी फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया है वो, लेकिन उसको प्रोविंस यानी कि एक राज्य का दर्जा देने जा रहा है, और सेंटर की जगह वहाँ एक राज्य बन जाएगा, और जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उस सब में रिप्रेजेंटेशन उसको मिलेगा। भारत ने इस पर ऑब्जेक्शन किया है कि ये भारत का एरिया है और इसमें चेंजेस करने का पाकिस्तान को अधिकार नहीं है। और ये गिलगित बाल्तिस्तान ये इंपॉर्टेंट एरिया भी है क्योंकि यहाँ से CPEC प्रोजेक्ट, जो चाइना और पाकिस्तान का CPEC प्रोजेक्ट है, वो पास होता है, चाइनीज़ पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और जो इसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, वो उससे पास होता है। सो इसलिए भारत ने इसका विरोध भी किया है। सो दैट इज़ रिलेटेड टू गिलगित बाल्तिस्तान एरिया नाउ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द सितंबर 18 का जितना पार्ट था हमने कवर कर लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 19th। आज के क्या हैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स। आज है ये जो यहाँ पे जो चाइना और भारत का जो विवाद चल रहा है लद्दाख में, वहाँ पे एक न्यू अपडेट है। ये अपडेट है, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो एटलीस्ट 10 पेट्रोलिंग पॉइंट्स है, अप्रैल के बाद में भारत वहाँ पे पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? बिकॉज ऑफ द लूज परसेप्शन ऑफ LAC, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसका परसेप्शन भारत का और चाइना का अलग अलग है। तो उसी के तहत पाकिस्तान जो चाइना ने वहाँ पे पेट्रोलिंग रुकवा दी है, और इसमें टोटल 67 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं। चूँकि वहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कोई बैरियर नहीं है, कोई दीवार नहीं है, तो क्या बनाया है, जो आर्मी है उन्होंने पेट्रोलिंग पॉइंट्स उसको डेफिनेशन दे रखी है। पेट्रोलिंग पॉइंट्स है, पेट्रोलिंग पॉइंट्स नेम दे रखे हैं, अलग अलग पेट्रोलिंग पॉइंट्स, एंड दे आर बीइंग आइडेंटिफाइड थ्रू द जोग्राफिकल जो स्ट्रक्चर्स है उसके थ्रू उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। पहाड़ है तो पेट्रोलिंग पॉइंट 1 हो गया, दूसरा पहाड़ हो जहाँ पे थोड़ी लेक है, इस टाइप के पेट्रोलिंग पॉइंट 2 हो गया। तो इस तरीके से उसको डिफ़ाइन कर रखा है। और उसमें से 10 जो पेट्रोलिंग पॉइंट है वहाँ पे चाइना जो है भारत को रोक रहा है, ये गवर्नमेंट का कहना है। सो लगातार इसमें डिस्प्यूट चल रहा है, और टोटल 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स है। काराकोरम से लेकर सुमार जो एरिया है, जो हिमाचल प्रदेश तक का एरिया है, उसके बीच में टोटल 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स है, 10 पे रोक दिया गया है। नाउ वी विल सी क्या उसमें और अपडेट आता है।
ये इम्पॉर्टेंट अपडेट है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो डिजिटल डिवाइड है उसको ब्रिज करने के लिए ना, ये फॉर एग्जांपल आप अभी ये वीडियोस, मेरे वीडियोस या कोई भी चैनल के वीडियोस हैं यूट्यूब पे देख लेते हैं, या जो स्टूडेंट्स स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, वो ई लर्निंग या जो तुम्हारे आपके कॉलेज की या स्कूल का जो भी मीडियम है उसके थ्रू यू आर गेटिंग द एजुकेशन, बट देयर लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट एबल टू गेट द एजुकेशन। क्यों? क्योंकि उनको एक्सेस नहीं है, उनके पास मोबाइल नहीं है, उनके पास लैपटॉप नहीं है, टैबलेट नहीं है, और उनके पास इंटरनेट भी नहीं है जिससे कि ऑनलाइन क्लासेस या यूट्यूब के थ्रू वो वीडियो देख सके या नॉलेज प्राप्त कर सके। तो हाई कोर्ट ने इसमें इंटरवीन किया है और ये कहा है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत ऐसे सभी बच्चों को जो भी मोबाइल या लैपटॉप वो दिया जाए और इंटरनेट फैसिलिटी दिया जाए इन सभी को, जिससे कि वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। सो राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009, अगर नहीं आपको बताया तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में आप और जानिए, और उसके तहत ये दिया है। और दूसरा है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और या डिसएडवांटेज ग्रुप है, उनका रिजर्वेशन एक तरीके से जो स्कूल्स हैं उनमें मिनिमम उनका इंटेक होना चाहिए। तो ऐसे बच्चे को प्रत्येक स्कूल में देने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है, और उसके लिए एक कमेटी भी गठित की गई है जो सेंट्रल लेवल पे सेक्रेटरी और दिल्ली एजुकेशन सेक्रेटरी उन सभी के उसमें गठित की गई है ना। और क्या कहा, और ये कहा है कि आर्टिकल 14, 20, 21 राइट टू लाइफ का जो है ये वायलेशन है अगर इनको एजुकेशन नहीं मिलती है तो। और दूसरा बेंच ने ये कहा है कि जो प्राइवेट अनएडेड स्कूल है, जो गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, प्राइवेट है, और जिनको कोई भी ग्रांट नहीं मिलती है गवर्नमेंट से, उन सभी वो जितना भी खर्चा करेंगे उन सभी को रीइम्बर्स गवर्नमेंट करेगी। किसके तहत? सेक्शन 12 ऑफ आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत में। सो ये देख सकते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट बहुत ही पावरफुल एक्ट है, और इसके तहत जो दिल्ली हाई कोर्ट ने फोर्स किया है या गाइड किया है जो भी स्कूल्स है, कॉलेजेस हैं, वो ये सभी गैजेट्स या ये सभी सुविधाएं हैं एजुकेशन की वो मुहैया कराए ना। ये क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ये मैंने कवर भी किया था। अलग अलग जो एमिशन नॉर्म्स है, होना क्या है, ये है भारत स्टेज एमिशन नॉर्म्स। ये जो एमिशन होते हैं गाड़ियों से जो पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं उनके अलग अलग नॉर्म्स होते हैं। तो अभी जो प्लान के तहत BS6 नॉर्म्स, भारत स्टेज 6 एमिशन नॉर्म्स लागू होने चाहिए दिल्ली में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कुछ जो गाड़ियां हैं दिल्ली सरकार की खासकर, वो BS4 के तहत रजिस्टर कर सकती है जो मार्च 31, 2020 के पहले खरीदी गई थी। तो ये इतना जो है रिलैक्सेशन दिया है। लेकिन आपको जानना है कि आपको ये जानना है कि BS6 एमिशन नॉर्म्स पे अप्रैल 1 से लागू हो चुका है और उसी में रजिस्टर करना है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग ये एमिशन नॉर्म्स हैं BS6, BS4। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने एक डिटेल मैंने कवर भी किया था, और जिसमें कि सारे एमिशन नॉर्म्स और उसमें कितना सल्फ़र होना चाहिए, कितना कार्बन होना चाहिए, वही मैंने आपको बताया था। तो आप मुझे बताएंगे कि BS6 और BS4 में क्या डिफरेंस है। और मैंने और भी 2-4 मैंने आपको बताई थी जो मानक होते हैं, केयर हो गया, ये सभी तरीके की चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो नाउ यू टेल मी व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन BS4 एंड BS6, भारत स्टेज 4 एंड भारत स्टेज 6। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वी हैव, दिस इज़ गोरखालैंड। ध्यान होगा आपको गोरखालैंड की डिमांड, सिक्किम और उससे रिलेटेड जो एरियाज़ हैं वहाँ पे गोरखालैंड की डिमांड बनी रहती है। जो वहाँ पे गोरखाज है, अराउंड 10.5 मिलियन गोरखाज, दे वांट अ सेपरेट स्टेट्स नोन एज गोरखालैंड, और उसके लिए स्ट्रगल भी पहले होते रहा है वेस्ट बंगाल का जो पूरा एरिया है वहाँ पे। सो उसी में मेघालय के जो CM है उन्होंने इसको सपोर्ट किया है। सो ये इम्पोर्टेंट है, न्यू स्टेट। आप बताएंगे मुझे कि नए राज्य बनाने की, इससे बताइए, ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि नए राज्य अगर बनाने हैं, किसी भी राज्य को या 2 राज्यों से एरिया निकाल के या एक राज्य को 2 में डिवाइड करना है, बेसिकली कोई भी नया स्टेट बनाने का क्या प्रोसेस है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर संविधान में अगर कोई प्रोसेस है नया राज्य बनाने की तो क्या है और कौन से आर्टिकल के तहत वो डिफाइन है। जैसे तेलंगाना बना था तो ये आपको ध्यान होगा कि कोई प्रोसेस एडॉप्ट किया गया होगा। तो आप बताएंगे कि अगर ये गोरखालैंड या कोई भी स्टेट अगर बनाया जाता है तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में इसके क्या प्रावधान है। नाउ विल टॉक अबाउट द एडिटोरियल हम बात करेंगे। ये रिलेटेड है एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चरल जो अभी बात लगातार जिसका विरोध चल रहा है, 3 जो बिल है उनका, उससे रिलेटेड है। क्या है, इसको समराइज़ किया गया है। इसमें समराइज़ ये किया गया है कि
बेसिकली आप इसको समझिए, बेसिकली पहला जो डर है वो है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। मतलब जो गवर्नमेंट है, जो किसान होते हैं, उन वो जो भी चीज़ पैदा करते हैं कुछ सेलेक्टेड प्रोड्यूस हैं उसमें, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि मिनिमम आपको इतना पैसा इसका मिलेगा इस चीज़ को जब आप बेचेंगे। तो गवर्नमेंट किसानों को ये डर था कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस नियम जो समर्थन मूल्य है वो हटा दिया जाएगा। तो उसको गवर्नमेंट ने कह दिया कि नहीं, एमएसपी नहीं हटाया जाएगा। दूसरा ये बात थी कि एपीएमसी की, एपीएमसी मतलब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़ अगर आप ध्यान देंगे तो आप जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ मार्केट होगा, मंडी बोलते हैं या मार्केट यार्ड बोलते हैं, ऐसे एरियाज़ होंगे। मंडी एरियाज़ होते हैं जहाँ पे कि किसान अपनी पैदावार को लेके जाते हैं और मंडी के तहत ये इंश्योर किया जाता है कि किसी भी किसान से कम दाम में सामान न खरीदा जाए या फिर उनको भय या लालच या डर दिखा के उनसे सामान ज़बरदस्ती कम दाम में लेके बाकी लोगों को ना बेचा जाए, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं या बड़े बड़े जो होलसेलर हैं वो। तो उसके लिए मंडी का रूट बनाया गया है और उसके थ्रू में ख़रीदारी होती है। और ये भी इंश्योर करता है मंडीज़ के थ्रू या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़ के थ्रू ये इंश्योर किया जाता है कि मिनिमम रेट्स भी मिले और एक्सप्लॉयटेशन फार्मर्स का ना हो। तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनका ये कहना है कि जो एग्रीकल्चरल है और ये मंडीज़ हैं, एपीएमसी है, ये स्टेट का सब्जेक्ट है और इसमें सेंटर को लॉ नहीं बनाना चाहिए। तो मैंने आपसे पूछा भी था कि क्या कोई प्रोविज़न है, कि कौन सा प्रोविज़न है जिसके तहत सेंटर जो है रूल लॉ बना सकता है जो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं उन पे। और मैंने आपसे कुछ दिन पहले ये भी क्वेश्चन पूछा था कि कौन से शेड्यूल के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहाँ डिफ़ाइन किया गया है कि कौन से स्टेट सब्जेक्ट्स हैं और कौन से सेंटर के सब्जेक्ट्स हैं और कौन से म्यूचुअल सब्जेक्ट्स हैं। तो आई हैड आस्क्ड दिस ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट इज़, तो इसी से रिलेटेड है ये और अलग अलग इसकी टर्मिनोलॉजी है। सो बेसिकली लेकिन यही है और डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हैं, इसमें और भी पॉइंट्स दिए गए हैं, बट दिस इज़ द मेन पॉइंट्स। गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि ऐसा नहीं है एंड द सेम थिंग विल हो, सेम थिंग विल कंटिन्यू। एंड जो प्रोटेस्टर्स हैं उनका कहना है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं दे विल बिकम हैवी इन दिस एंड दे विल जो वल्नरेबल किसान हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाएगा। तो हम वेट करेंगे गवर्नमेंट डिस्कशन और जब होगा इसमें तो हमें वी विल गेट टू नो। हालांकि जो विपक्ष है वो चाहता है कि एक कमेटी बने, कमेटी के पास इसको रेफ़र किया जाए इस बिल को और उसके गुड्स एंड बैड्स वो रखा जाए। लेट्स सी नाउ नेक्स्ट ये है कि इसमें मैंने बताया था कि जो जापान में जो पीएम है शिंजो एबे, उनके हटने के बाद में नए जो पीएम है उन्होंने चार्ज लिया है योशिहिदे सुगा। और जो ये ऑथर हैं ये कह रहे हैं कि ये इंश्योर करना चाहिए कि भारत और जापान के बीच में जो अच्छे रिश्ते थे वो कंटिन्यू रहेंगे। और फिर ये कह रहे हैं कि जापान के जो नए पीएम हैं उनके सामने मेन जो चैलेंज रहेगा वो टोक्यो ओलंपिक्स कराने का होगा। आपको याद होगा 2020 में ये ओलंपिक होना था लेकिन पोस्टपोन होकर जुलाई 2021 में अब होगा। सो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। उसके बाद वो बात कर रहे हैं भारत और जापान के बीच में जो रिलेशन है उसके लिए, और वो कहते हैं कि 2006 के बाद से ही भारत और जो जापान है उनके बीच में रिलेशन हैज़ बिन रियली कॉर्डियल गुड। और चूँकि कॉमन कंसर्न है चाइना भारत और जापान के लिए, तो उसके रिलेटेड भी कई डील्स और स्ट्रेटजिक जो कॉपरेशन है वो जापान और भारत के बीच में बना रहा है। और क्वाड भी है, यूएस ऑस्ट्रेलिया जापान इंडिया का। तो ये होप कर रहे हैं, जो राइटर है वो होप कर रहे हैं कि ये कंटिन्यू रहेगा। और साथ ही साथ इंडिया जापान सिविल न्यूक्लियर पार्टनरशिप, वो जो पुराने पीएम थे उन्होंने पर्सनली उसको मूव कराया था। डाइट क्या है जो जापान के पार्लियामेंट उसके थ्रू में। सो ऐसी कई चीज़ें हैं जो पुरानी गवर्नमेंट या पुराने पीएम के साथ में रही और उम्मीद करेंगे कि आगे बढ़े। एक टर्म का नाम लिया गया है एबेनॉमिक्स, जो उनकी जो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी थी 3 एरोस वाली, उनको बोलते हैं। सो लेट्स सी क्या इसमें रहता है, बट वी होप जापान के साथ में, चूँकि कंसर्न जो है चाइना का और साउथ चाइना सी में जो कंसर्न है जापान का भी और येलो सी में, तो उम्मीद करेंगे कि भारत और जापान के बीच में रिलेशन सेम लेवल पे कंटिन्यू रहेंगे। नाउ ये है अफ़गानिस्तान से रिलेटेड, अफ़गानिस्तान पीस प्रोसेस से रिलेटेड। इसके बारे में मैंने लगातार पिछले 1 महीने में तो लगातार ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन हमने बात किया है और कंटिन्यूसली इसको फॉलो किया है। और जो स्टूडेंट लगातार या जो सब्सक्राइबर जो लगातार इसको सुनते आए हैं, तो आई एम श्योर जो ये आर्टिकल है वो आप भी लिख सकते हो। लेकिन इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि इसमें अच्छी जानकारी है। और ये जो हैं ये कौन है, ये है फॉर्मर एम्बेसडर हैं अफ़गानिस्तान के, राकेश सूद। तो इनके बातों को हम सुनेंगे। कई चीज़ें हमको ऑलरेडी पता है बट फिर भी हम लोग एक नज़र ज़रूर मारेंगे।
मैंने आपको बताया था सितंबर 12 को जो अफ़गानिस्तान का जो पीस प्रोसेस है वो शुरू हो गया। किस किस के बीच में? अफ़गानिस्तान और तालिबान के बीच में। कहाँ शुरू हो गया? दोहा कतर में शुरू हो गया। कैसे शुरू हुआ कि फरवरी में डील हुई थी किसके बीच में? यूएस और तालिबान के बीच में। किस चीज़ को लेके? कि कई उसमें 3-4 पॉइंट्स थे। क्या 3-4 पॉइंट्स थे? मैं भी आपको बताता हूँ। 3-4 पॉइंट्स उसमें ये थे। पॉइंट्स उसमें ये रखे गए थे, 4 ऑब्जेक्टिव थे उसमें। 4 ऑब्जेक्टिव मेन ये थे कि सीज़ फायर हो जाएगा। कहाँ पे? अफ़गानिस्तान में सीज़ फायर हो जाएगा। एक पीस प्रोसेस अफ़गानिस्तान के जितनी भी पार्टीज़ हैं उनके बीच में शुरू होगा। तालिबान जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा से संबंध ख़त्म कर देगा और अमेरिका जो है अपने ट्रूप्स यानी कि अपने जो सैनिक है वहाँ से हटा लेगा। कहाँ से? अफ़गानिस्तान से हटा लेगा। सो ये है। और 3 वे नेगोशिएशन था ये। 3 वे नेगोशिएशन कैसे था? एक तो तालिबान इसमें था इम्पोर्टेंट, दूसरा था कि जो पाकिस्तान ये था कि पाकिस्तान आर्मी के थ्रू दबाव बनाया जाए तालिबान पे, और तीसरा था जो खुद अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट थी वो थे। तीनों हो क्या गया, लेकिन ये गया बाद में कि अमेरिका के द्वारा लीड किया गया तालिबान कंट्रोल पीस प्रोसेस बन गया ये। क्यों? क्योंकि जो बाकी पार्टीज़ हैं उनका उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं रहा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में डील साइन हुआ। पहले ये हुआ कि जो अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट है वो 5000 जो आदमी है उनको छोड़ेंगे जो प्रिजनर्स थे या जो एक्यूज़ थे, और जो तालिबान है वो 1000 लोगों को छोड़ेगा। ये हुआ इसके बीच में। और उसके बाद ये जब समझौता हो गया और सीज़ फायर लेकिन अभी भी डिक्लेयर नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या हुआ? नेक्स्ट ये हुआ कि एंड जून में जो अमेरिका है उसने अपने सैनिकों को घटा लिया और नवंबर तक 4000 कुछ लोग सैनिक 4500 सैनिक रह जाएंगे। तो अमेरिका ने उस पर अपना काम कर लिया। और फिर इसी तरीके से जब ये पीस प्रोसेस शुरू हुआ, लेकिन पीस प्रोसेस फरवरी में शुरू होने के बाद, फरवरी में डील होने के बाद भी जो शांति है वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे स्टिल वायलेंस इज़ गोइंग ऑन। 12000 अफ़गानी वहाँ पे मारे जा चुके हैं पीस ये डील होने के बाद भी। सो दैट्स वाई द प्रॉब्लम इज़ देयर नाउ। अब ये राइटर क्या कह रहे हैं ना? राइटर इज़ सेइंग कि इसमें जो तालिबान चाहता है कि जो अफ़गानिस्तान है वो बन जाए इस्लामिक अमीरत ऑफ अफ़गानिस्तान बन जाए। जब मैंने आपको ये बताया भी था कि तालिबान चाहता है कि वो एक इस्लामिक रूल्ड स्टेट बन जाए अफ़गानिस्तान और शरिया लॉ वहाँ पे लागू हो जाए। सो इसी तरीके की कई चीज़ें हैं जो ये राइटर लिख रहे हैं, जो हम लोग ऑलरेडी कई चीज़ों को देख चुके हैं। भारत का क्या इंटरेस्ट है? भारत का इंटरेस्ट भी मैं बता चुका हूँ कि जो दोहा की मीटिंग थी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और ये कहा था कि भारत चाहता है कि अफ़गानिस्तान में जो डेमोक्रेसी है वो बनी रहे और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहे, ना कि इस्लामिक स्टेट के रूप में हो जहाँ पे कि शरिया लॉ लागू हो। सो दैट्स वन पार्ट। और फिर उसके बाद राइटर ये कह रहे हैं कि इसमें ये ध्यान रखना है कि जो बाकी कंट्रीज़ हैं जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका का एक ही इंटरेस्ट है कि उसके सैनिक हट जाए। क्यों? क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने प्रॉमिस किया था कि अपने ट्रूप्स को बुला लेंगे वापस अगर नेक्स्ट इलेक्शन से पहले। तो अमेरिका के इलेक्शन से पहले वो चाहते हैं कि उनके जो सैनिक है वापस चले जाए। यूरोपियन यूनियन का ये इंटरेस्ट है कि जो पैसा है वो ह्यूमन राइट्स को देखते हुए देंगे। चाइना का जो है वो पाकिस्तान पे डिपेंड कर सकता है कि वहाँ से कोई डिस्टर्बेंसेस चाइना में ना हो। सो बेसिकली राइटर ये कह रहे हैं कि जो मेजर पावर्स है उनको बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट इस सेंस में नहीं है बिकॉज दे हैव अल्टरनेटिव या मिनिमम इंटरेस्ट है। सो यही राइटर होप करते हैं कि अफ़गानिस्तान का पीस प्रोसेस है वो सक्सेसफुली चले एंड रिजॉल्व हो। सो दैट्स रिगार्डिंग द अफ़गानिस्तान पीस प्रोसेस। नाउ दिस इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमी से संबंधित है। नाउ ये भी मैं कम से कम 15 बार बात कर चुका हूँ ऑलरेडी, और अगर आप लगातार सुन रहे हैं तो ये भी जो आर्टिकल है काफ़ी हद तक आप समझ लेंगे, लेकिन एक बार मैं आपको समझाता हूँ। नाउ लेट्स सी क्या है ये आपको पता होगा कि जीएसटी काउंसिल जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वो लागू हुआ 17 से। उसके बाद जीएसटी काउंसिल बना 17 के एक्ट के बाद में जीएसटी काउंसिल एक्ट है। उसमें हुआ क्या इस बार? क्या हुआ है इस बार? जो भारत का रिवेन्यू है वो काफ़ी, इंडियन इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट की है और भारत का एक रिवेन्यू है, भारत की आमदनी है इकोनॉमी की काफ़ी गिरी है। क्यों गिरी है? बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। तो उससे क्या हुआ है? उससे ये हुआ, ये बता रहे हैं कि जुलाई लास्ट तक ही भारत का जो फिजिकल डेफिसिट है वो 103% पहुँच गया पूरे साल के टारगेट का, और 15% ऑफ द लोअर जीडीपी हो चुका है। और फिर ये अलग अलग कैलकुलेशन इन्होंने बनाया है। मोर और लेस कैलकुलेशन क्या है? मोर और लेस आपको ये जानना है कि रिवेन्यू शॉर्टफॉल होने जा रहा है या हो चुका है ऑलरेडी। जो स्टेट्स का रिवेन्यू था वो गिर चुका है और 97,000 करोड़ ये शॉर्टफॉल है जीएसटी रिवेन्यू कंपनसेशन के कारण।
और 2.35 लाख करोड़ वो कंपनसेशन शॉर्टफॉल ओवरऑल इस साल का प्रेडिक्ट किया गया है। लेकिन राइटर का ये कहना है कि ये और भी बढ़ेगा, इसमें इन्होंने अपनी कैलकुलेशन दी है ना। आपको मालूम होगा कि जीएसटी पिछली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ये कहा गया था कि जो ये शॉर्टफॉल है वो स्टेट्स के पास दो ऑप्शन है, या तो 97,000 करोड़ जो है उसको पूरा बोरो कर ले, या फिर 2.35 लाख करोड़ बोरो कर ले। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, रिपीट ज़्यादा नहीं करूँगा। और नहीं अगर आपको पता है तो आप मुझे लिखिएगा, मैं एक पूरा सेशन ही इस पे जीएसटी का जो इशू है इस पे पूरा ही कर दूंगा। एक अलग सेशन, एक अलग वीडियो बना के रख देंगे कि जब भी ज़रूरत हो तो आप इसको रेफ़र कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आने ही आने हैं इस तरीके के ना। अब क्या दिक्कत है, अब ये था कि जब जीएसटी एक्ट आया था तो ये था कि 14% पर ईयर के हिसाब से रिवेन्यू कैलकुलेशन किया जाएगा और उतना कंपनसेट किया जाएगा, और अब वो 14% के हिसाब से दिक्कत हो चुकी है। नाउ ये डिफरेंट कैलकुलेशन है, मैंने हाईलाइट कर दिया है कि कैसे डायरेक्ट टैक्स में कमी आने वाली है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये जो इनकम टैक्स वगैरह आप पे कर रहे हो, क्योंकि लोगों की नौकरियां चली गई तो इनकम टैक्स जो है वो भी कम आना है। फिर उसके बाद आपको मालूम हुआ कि जो मैंने पूछा था फाइनेंस कमीशन पूछा था मैंने, फाइनेंस कमीशन मैंने आपसे पूछा था कि क्या होता है, तो फाइनेंस कमीशन के उससे 42% जो स्टेट का शेयर होता है जो टोटल टैक्स कलेक्शन है वो भी कम हो जाएगा। फिर उसके बाद जीएसटी से शॉर्टफॉल होगा, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी सभी में कमी आएगा। तो ओवरऑल बेसिकली राइटर का ये कहना है कि रिवेन्यू जो लॉस है, स्टेट जो जीएसटी रिवेन्यू लॉस है वो 3 लाख करोड़ के ऊपर चला जाएगा। एंड देन उसका एक ही सॉल्यूशन होगा, बोरो करना। आरबीआई से बोरो करना पड़ेगा सेंटर को और वो सारा पैसा स्टेट्स तक पहुंचाना पड़ेगा। सो दैट इज़ द ओनली वे आउट। तो ठीक आर्टिकल है, अगर आपको नंबर में इंटरेस्ट है तो आप इसको देख सकते हैं, मैंने जो हाईलाइट किया उसको आप नोट कर सकते हैं। बट देन ऑल्सो इट्स अ कैलकुलेशन, ये सिर्फ एक कैलकुलेशन है इनके आधार पे, जो राइटर है उनके आधार पे। ये गवर्नमेंट की कैलकुलेशन नहीं है। गवर्नमेंट ने तो दो नंबर दिए हैं आपको, 65,000 करोड़ जो कि गवर्नमेंट सेस दे देगी, और दूसरा है 97,000 करोड़ जो कि जीएसटी कंपनसेशन शॉर्टफॉल है, एंड 2.35 लाख करोड़ जो कि ओवरऑल एस्टिमेटेड है। सो ये गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड है, कहीं यूज़ करना तो आप यही डेटा यूज़ करेंगे जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। बाकी आप सजेशंस में लिख सकते हैं कि एज़ पर सम स्टडी और एज़ पर सम एक्सपर्ट इतना इतना नुकसान हो सकता है, तो आप उस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ ये है नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, एक बनानी नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2020 ये आनी जा रही है। और ये किसने कहा, ये कहा है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो अजीत डोभाल है, उन्होंने कहा है। एक जो वेबिनार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उन्होंने कहा है जब ये आएगा तो वी विल टॉक मोर ऑन दैट। ये इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप इसको पढ़ेंगे। ISIS है, इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस है, और इंडिया में काफ़ी ये एक्टिव हो रखे हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, माइंड वॉश करते हैं, और अपने जो गैंग है उसमें भर्ती करते हैं। और ये सभी नेटवर्क कैसे ऑपरेट कर रहा है, इट्स ऑपरेटिंग थ्रू सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इसके थ्रू ऑपरेट कर रहा है। तो इस पर आपकी नज़र बने रहे, जो आइडियोलॉजी है उसको प्रोपोगेट किस तरीके से किया जा रहा है। तो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इस पर कौन कौन काम कर रहा है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज काम कर रही है, और जो भी स्टेट है उसकी लोकल पुलिस जो है वो काम कर रही है। ये सभी नेटवर्क जो टेररिस्ट नेटवर्क है, जिसको जो बाहर की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिया से रिक्रूट्स कर रहे हैं या इंडिया में ही गड़बड़ी फैलाने के लिए ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो इस पे हमारी नज़र लगातार बनी हुई है, एंड वी हैव बीन डिस्कसिंग इट कंटिन्यूसली। दीज आर जेनरिक थिंग्स। और हम बात करेंगे ना, दिस इज़ समथिंग आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1990। अगर आपको ये मालूम नहीं है तो आप मुझे बताइए कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जरा पढ़िए और बताइए कि व्हाट इज़ आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। बेसिकली ये यूज़ होता है जो भी डिस्टर्ब एरियाज़ है जहाँ पे ये आर्मी डिप्लॉय की गई है, तो इनको स्पेशल इम्यूनिटी या स्पेशल पावर दी जाती है ताकि वो खुल के काम कर सके, और जो भी इस तरीके के एलिमेंट है या टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं या इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज करने वाले एलिमेंट्स हैं तो उनके खिलाफ एक्शन ले सके, इसलिए आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लाया गया था। तो आप इसकी ज़रा हिस्ट्री मुझे आप बताएंगे कि और क्या इसकी हिस्ट्री है। बेसिक मैंने आपको बता दिया कि क्या है ये। नाउ ये एक है द टॉलेस्ट ग्रास, किसे बोलते हैं, बैम्बू को किसे बोलते हैं, बैम्बू। और इसमें एक स्टडी है, स्टडी के थ्रू ये है कि इसमें काफ़ी प्रोटीन होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं। इसमें टोटल 17 अमीनो एसिड्स हैं। और वर्ल्ड बैम्बू डे बनाया गया फ्राइडे, यानी कल बनाया गया था 18 को। और दूसरा ये है कि नेशनल बैम्बू मिशन वो लागू है, और इंडिया में हाईएस्ट एरिया 13.96 मिलियन हेक्टेयर है किसके अंडर बैम्बू।
और सेकंड रिचेस्ट कंट्री है आफ्टर चाइना इन टर्म्स ऑफ बैम्बू डाइवर्सिटी। कितनी स्पीसीज है? 136 स्पीसीज है। ये मैंने आपको बता दिया पूरा प्री के हिसाब से। कौन सा मिशन है? नेशनल बैम्बू मिशन। क्या है? हाईएस्ट एरिया कितना? 13.96 मिलियन हेक्टेयर। और सेकंड रिचेस्ट बैम्बू डाइवर्सिटी कितनी है? टोटल स्पीसीज 136 है। और एनुअल प्रोडक्शन कितना है बैम्बू का? 14.6 मिलियन टन्स है। और बैम्बू है क्या? बेसिकली एक टॉलेस्ट ग्रास है। तो ये ध्यान रहे, अगर इससे क्वेश्चन आए तो इससे गलती नहीं करना है। पूछा जाए कि अगर बैम्बू पे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये सारे ऑप्शंस आएंगे एंड यू शुड बी एबल टू आंसर इट। नाउ दैट्स रिगार्डेड द ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चाइना और ताइवान के बीच में लगातार टसल बनी रहती है और चाइना के जो वार प्लेन्स है वो जो ताइवान स्ट्रेट है जो एक तरीके से अनडिफाइंड बॉर्डर है चाइना और ताइवान, हालांकि चाइना ताइवान को भी अपना भी पार्ट मानता है, तो वहाँ पे लगातार कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। यूएस जो है वीचैट और टिकटॉक को बैन करने जा रहा है। ये पहले भी न्यूज़ मैंने बताया था, ये अनाउंस पहले हुआ था लेकिन अब ये होने जा रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट इकोनॉमी से, ये मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। इसमें क्या होने जा रहा है? इसमें ये होने जा रहा है कि एक ये देखिए, द कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन अंडर ट्रेड एग्रीमेंट रूल्स 2020, कारोटार 2020, ये नोटिफाई हुआ था अगस्त 21 को, तब हमने बात किया था, लेकिन ये अब ये इफेक्ट में आने जा रहा है। इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है हमारी एशियन कंट्रीज़ जिसमें कि थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, ये सब कंट्रीज़ है, तो यहाँ से जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे तो जो कस्टम है वो उनसे क्वेश्चन करेगा कि ये जो प्रोडक्ट है कहाँ बनाया गया है। और दो चीज़ें इसमें मोस्टली देखनी है कि पहली चीज़ ये है कि अगर वो चाइना से आ रहा है, फॉर एग्जांपल वियतनाम भेज रहा हो, चाइना से आ रहा है तो वो गलत है। और दूसरा, अगर चाइना से रॉ प्रोडक्ट लिया है और 35% तक की उसमें वैल्यू एडिशन नहीं है तो वो भी गलत है। तो कस्टम उस पर एक्शन ले सकता है। क्यों किया जा रहा है? ये एंटी डंपिंग की तरह एक एक्सरसाइज है। क्यों एक्सरसाइज है? क्योंकि हो क्या रहा है कि चाइना जो है वियतनाम, सिंगापुर या ऐसी छोटी कंट्रीज़ के थ्रू माल जो है अपना भेज दे रहा है। कहाँ पे भेज दे रहा है? इंडिया में। और इंडिया में सस्ते दामों में भेज रहा है, जिससे कि भारत की जो कंपनीज है उनको नुकसान होता है। तो नाउ ये नया एक्ट आने जा रहा है और इस एक्ट के तहत बहुत सख्ती होने वाली है। और जो कंट्रीज़ है उनको बताना पड़ेगा, कोई भी अगर खिलौना भेज रहे हो, टीवी भेज रहे हो, एसी भेज रहे हो, तो कंट्री ऑफ ओरिजिन उनको लिखना पड़ेगा कि कौन सी कंट्री से इसको लाया जा रहा है। और क्या है? ये एशियन 10 कंट्रीज़ का ब्लॉक है, क्वेश्चन में पूछ चुका हूँ। और उसके साथ में भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। और इसमें 5 मेजर कंट्रीज़, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और वियतनाम से वहाँ से आता है। और इनको जो फ्री कस्टम ड्यूटी जो है, कंसेशन मिलता है कस्टम ड्यूटी में, लेकिन चाइना उसका फ़ायदा उठा रहा है। और ये कंट्रीज़ क्या कर रहे हैं? चाइना से ख़रीदते हैं, कुछ % प्रॉफिट ले गए, फिर इंडिया में डंप कर देते हैं। तो जो कंसेशन मिल रहा है कस्टम ड्यूटी का, वो फ़ायदा इन कंट्रीज़ के बजाय मिल रहा है किसको? चाइना को मिल रहा है। सो इंडिया ने इसीलिए ये चीज़ लागू किया है। लेट्स सी इसका क्या रिजल्ट आता है। याद रखिएगा कारोटार 2020 बिल्कुल ध्यान रहे, क्वेश्चंस आना ही आना है इससे। ई वे बिल जनरेशन, हम ना ये भी है। ई वे बिल जनरेशन ये किससे रिलेटेड है? ई वे जो ये है जीएसटी से रिलेटेड। क्या है? आपको मालूम है कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का मेन ये था कि जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाए तो आपको बार बार ऑक्ट्रा या इस तरीके के टैक्सेस जो ना देना पड़े और सिंपली आप आईजीएसटी का पेमेंट करिए और जहाँ पे आप बेच रहे हैं उसको सीजीएसटी, एसजीएसटी वहाँ पे करिए। तो इस व्यवस्था को लागू किया गया था ई वे बिल जनरेशन को। तो उसमें क्या है? इसमें यह हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक वे या ई वे बिल्स जो है ये रिक्वायर्ड होता है। किसके लिए रिक्वायर्ड होता है? इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स वर्थ ओवर 50,000 से ऊपर के जो उनको रिक्वायर्ड होता है। और इसमें ये अपडेट है कि इसमें जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ हुआ है। ओके। और जीएसटीएन क्या है? जीएसटीएन है टेक्नोलॉजी है। जीएसटी जो मैनेज करता है, बैकबोन ऑफ जीएसटी बेसिकली वो टेक्नोलॉजी है। और वो ये शो कर रहा है कि अगस्त में 13.85 लाख करोड़ ये जनरेट हुआ है। तो बेसिकली आप 3-4 चीज़ ध्यान रखिए कि जो भी इंटर स्टेट जो मूवमेंट है उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वे या ई वे बिल का उपयोग किया जाता है। 50,000 रुपये की जो वर्थ गुड्स हैं उसके ऊपर इसका यूज़ किया जाता है। और जीएसटीएन जो डेटा है दैट्स अ बैकबोन ऑफ जीएसटी। नाउ लेट्स सी अनदर क्या है। जीएसटी पे हम लोग काफ़ी बात कर चुके हैं। आई होप कि काफ़ी कुछ आपको समझ में आ चुका होगा अब तक। जीएसटी कौंसिल किस तरीके से कैलकुलेट होता है। नाउ दिस इज़ न्यूज़ रिलेटेड टू आईपीएल। आज से आईपीएल शुरू हो रहा है, हर शाम मैचेस रहेंगे आईपीएल के।
और इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है बायो सिक्योर। नए नए जो टर्मिनोलॉजी है, बबल है, बबल का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर एरिया है, उस पर्टिकुलर एरियाज़ में सारे प्लेयर्स रहेंगे और उनके कांटेक्ट में कोई भी नहीं आ पाएगा। प्लेयर्स हो गए, कोचेस होंगे, एंड नो वन कैन कम इन टू देयर कॉन्टैक्ट। और दिस इज़ गोइंग टू बी अ बायो सिक्योर IPL। बायो सिक्योर मीन्स बबल बनना और प्रॉपर जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको फॉलो करना, और जितने भी नॉर्म्स है बेसिकली कोविड के, उन सभी को फॉलो अप करना। कहाँ पे हो रहा है, ये UAE में हो रहा है। और अलग सेम जो पहले की जो लीग्स हैं, पहले की जो टीम्स हैं वही इसमें रहेंगे। कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है एक्सेप्ट फॉर कि स्टेडियम वगैरह आपको खाली दिखेंगे और मास्क या इन चीज़ों का यूज़ आपको दिखेगा। तो लेट्स सी, एक नया एक्सपीरियंस होगा। एक इससे भी कोई क्वेश्चंस आ सकता है कि किस तरीके से, हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ स्पोर्ट्स। टेनिस अभी हाल फिलहाल में US ओपन हुआ था, तो वहाँ पे भी हमने देखा था कि खाली स्टेडियम में मैच खेले गए थे, खाली कोर्ट्स में मैच खेले गए थे। सो ये भी एक नया एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है इन टर्म्स ऑफ एक कोविड के उद्देश्य लेकर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज करंट अफेयर्स। तो 18th एंड 19th का करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस हमने कर लिया। बीच बीच में मैंने कई क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आप उसको आंसर करेंगे, और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे वो आई विल आस्क टुमारो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, गुड बाय।